हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है आकाशवाणी के केंद्र से और उसी के साथ साथ विविध भारती से ये कार्यक्रम इसी वक्त प्रसारित किया जा रहा है। आप इसी वक्त फ़ोन कर सकते हैं हृदय रोग संबंधी आपकी किसी भी समस्या के बारे में। डॉक्टर साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 25292662529266 और 253452534527। तो डॉक्टर साहब आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी पर। कि अच्छा, एक फोन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फोन आया है। हेलो। हॅलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मॅडम, मी अमरावतीवरून बोलतो, आशिष ठाकरे बोला। मॅडम मला प्रश्न विचारायचा होता मुंदडा सरांना। हाँ विचारा। सर मला एक प्रश्न। हॅलो। हाँ बोला। सर माझे दोन प्रश्न आहेत। हाँ बोलिए। करता सर, माझ्या मुलीला कॉन्जिनेटल हार्ट डिसीज आहे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एवॉर्टा है। कोऑक्टेशन ऑफ एवॉर्टा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एवॉर्टा। कितना एज कितना है? 6 वर्षाची आहे सर। ठीक है, ठीक है। आता सर त्यासाठी 2 सर्जऱ्या सांगितलेल्या आहेत। 2 प्रकारचे सर्जरी असतात। एक बलून टाकून आपण त्याला उघडून तिथे स्टेंट टाकू शकतो आणि दुसरा आहे की ओपन करून ऑपरेशन करू शकतो। बरोबर आहे सर। माझा असा प्रश्न आहे सर, या दोन्ही जर का सर्जऱ्या केल्या समजा, त्याच्यापैकी कोणती सोयीस्कर राहील? दोन्ही चांगले आहे। आपण ज्यावेळी स्टेंट टाकतो त्यावेळी चेस्ट ओपन करायची गरज नसते, म्हणून ऑपरेशन थोडं लहान असते, किंवा ओपन करून केलं तर ऑपरेशन मोठं असते। लहान तुमची मुलीच्या वय 6 वर्ष आहे ना? हो। हां, तर त्याला आणखी आपण 2-1 वर्ष दिलं तर 8-9 वर्षपर्यंत आली तर आपण बलून टाकून उघडू शकतो, आणि आता करायचे असेल तर ओपन ऑपरेशन करावं लागतील। हो का? म्हणजे आता सध्या होणार नाही? हां, सध्या होणार नाही, पण ना एकदा पेशंट बघितल्याशिवाय पूर्णपणे सांगणं थोडं कठीण आहे। तरी पण असं हे आहे की 8 ते 10 वर्ष असले तर आपण बलून टाकून उघडू शकतो, आणि लहान असताना ओपन करा, किंवा एकदा बलून, आता लहान बलून आता करा, आणि वय वाढ झाली त्याच्यानंतर मोठं बलून टाकून परत रिपीट करा। हो का? सर माझा दुसरा प्रश्न असा आहे तुमच्यासाठी। तुमची स्वतःची मुलगी असती, मी कोणती सर्जरी केली? बलून प्रोसिजर, बलून एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग। कारण काय ते मोठं ऑपरेशन जो है ते वाचू शकते। बराबर सर। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बड़े ऑपरेशन में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये बलून से जो करते हैं उसमें रिस्क कम होता है, तो इसके लिए बलून से करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अभी क्या, उसमें पेशेंट की एज और इसका ध्यान रखना होता है। ऑपरेशन में खर्च कम है, बलून के और स्टेंट की पद्धति में खर्च ज़्यादा है जी। पर ये पेशेंट को देखकर ही बताना पड़ा कि कौन सी प्रक्रिया ज़्यादा सुटेबल है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, हम एंजियोप्लास्टी पर बोलते हैं कि एंजियोग्राफी में यदि पता चलता है कि हमारे हृदय में ब्लॉकेजेस हैं या कहीं रुकावट है तो फिर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी यानी कितने प्रतिशत रुकावट होनी चाहिए? जैसे यूजुअली क्या होता है कि ब्लॉकेज किस जगह पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल जो मीडियम साइज के आर्टरीज होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सर्कमफ्लेक्स आरसीए, इसमें यदि ब्लॉकेज 80% के ऊपर है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। यदि ब्लॉकेज 50-60% है तो उसके लिए मेडिसिन चलने देते हैं। लेफ्ट साइड की जो मेन आर्टरी रहती है, जिसे LMCA कहते हैं, वहाँ पे यदि ब्लॉकेज 60% तक है तो भी उसके लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास की सलाह दी जाती है जी। यदि ब्लॉकेज 1 या 2 जगह पे है, उसमें कैल्शियम की डिपॉजिट कम है, ब्लॉकेज की लेंथ कम है, डिवाइडिंग पॉइंट पे ब्लॉकेज नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। यदि ब्लॉकेज मल्टीपल है, लेंथ ज़्यादा है, कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा है, डिवाइडिंग पॉइंट पे ब्लॉकेज है, तो उसके लिए बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं जी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में आज से 5 साल पहले बाईपास ही किया जाता था, लेकिन अभी एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि लेफ्ट मेन एंजियो ब्लॉकेज में भी यदि डिवाइडिंग पॉइंट पे ब्लॉकेज है तो सर्जरी करें। यदि डिवाइडिंग पॉइंट पे ब्लॉकेज नहीं है, उसके पहले के एरिया में ब्लॉकेज है या उसके ओरिजिन पे ब्लॉकेज है, तो एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, डिवाइडिंग पॉइंट आप कह रहे हैं उसके बारे में? जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आपका सवाल कीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकांत जनबंदी। बोलिए। मॅडम, मला आहे ना छातीमध्ये कधी कधी असं म्हणजे काय गॅस सारखं वाटतं, ते पाण्याची आवश्यकता असल्यासारखं वाटते। म्हणजे मी कधी
हा बोलिये. सुद्धा असेल ना तरी मला असं म्हणजे कसं पाणी पिल्याशिवाय बरं वाटत नाही. हे जे तुम्हाला वाटते ते गॅस सारखं वाटते, असं गॅस वरती येते की गॅस अटकून जाते? गॅस नाही का वरती येते. आणि त्याच्यासोबत असं आंबट पाणी वगैरे पण येते का? नाही एवढे काहीच नाही. असं म्हणजे हृदयाकडे असं दाटल्यासारखं. आणि हे केव्हा होते? बसल्या बसल्या, चालल्यावर, केव्हा तरी? डॉक्टर साहेब केव्हा पण असं चालल्यावर किंवा मेहनतीच्या काम केल्यावर त्रास वाढते का? नाही त्रास वाढत नाही. हे जे तुम्हाला त्रास होते हे असं वाटते की ऍसिडिटीमुळे आहे. तुम्ही ऍसिडिटीची साधी मेडिसिन रेनिटिडीन, ओमेप्रेझॉल जे असतात ते घेऊन बघू शकतात. हे घेतल्यानंतर कमी झालं तर बरं. हे घेतल्यानंतर पण तुम्हाला त्रास असेल तर ECG आणि ट्रेडमिल टेस्ट हे तुमचे जवळचे जे डॉक्टर असेल किंवा कार्डिओलॉजिस्ट असेल त्यांच्याकडे जाऊन ECG आणि ट्रेडमिल टेस्ट करून घ्या. पण ऍसिडिटीमुळे त्रास असेल असं वाटते. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल हेलो डॉक्टर कार्यक्रम. आपके सवालों के जवाब डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा दे रहे हैं. इसी वक्त आप फ़ोन कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर से हैं 252926 2529266 और 25345272 5345227. आप इसी वक्त फ़ोन करें. आपको यदि मन में कोई शंका हो हृदय रोग संबंधी तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे. तो डॉक्टर साहब, हम डिवाइडिंग पॉइंट पे आपने कहा था. डिवाइडिंग पॉइंट पे के पहले एक वो एसिडिटी वर्सेस हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में कभी कभी ये दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब भी डाउट रहता है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय उसको हार्ट की प्रॉब्लम समझ के ट्रीट करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एसिडिटी में लाइफ की रिस्क नहीं होती है. लेकिन यदि हम ब्लॉकेज को इग्नोर कर दें और कभी गलती से हमारे गलत इंटरप्रिटेशन के कारण यदि पेशेंट को अटैक आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसके लिए जब ऐसी डाउटफुल सिचुएशन होती है उस समय उसकी जांच और इलाज हार्ट की तरफ करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है. जी. दूसरा हमारा प्रश्न है कि डिवाइडिंग पॉइंट्स. सर, एक बार और एक फ़ोन ले लेते हैं. हेलो. हाँ बोलिए. यवतमाळ से बोलता हूँ मैं मैडम. हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए. शरद नथवानी, यवतमाळ. बोलिए नथवानी जी. अभी दुकान में डॉक्टर साहब BP 170, 172, 75 रहता है. कारण क्या रहता है? नमक तो ज़्यादा खाना चालू नहीं कर दिया ना? मेरी एज भी 81 चालू हो गया है. 81 जैसा हमारा एज बढ़ता है ना, एज के साथ में जो आर्टरीज रहती हैं उसमें हार्डनिंग, थोड़ी सी कड़कपना आ जाता है. उसकी लचकनपना जो रहता है वो कम हो जाता है. इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है. फिर भी यदि आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उनके डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे और खाने में नमक कम करना आपके लिए बहुत जरूरी है. डोजेस तो बढ़ा है. 125 का 50 टैबलेट चालू कर दिया विलोसाकेट का. अच्छा, तो इसके अंदर में कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप के जो ड्रग होते हैं जैसा एम्लोडेपिन है, निफेडेपिन है, सिल्नेडेपिन है, इस प्रकार के मेडिसिन यदि आप लेंगे तो इस कंडीशन में फ़ायदा अधिक मिलेगा. तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के कोई ड्रग यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा. जी. डॉक्टर, एक सवाल ये था कि 75 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए? यदि हम रिकमेंडेशन देखेंगे जी, ऑफिशियल रिकमेंडेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के देखेंगे तो उनका कहना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर नहीं होना चाहिए. जी. लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैं 160 तक एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जैसा हमारी एज बढ़ती है आर्टरीज की हार्डनिंग बढ़ती जाती है और कितना भी हमने डोजेस बढ़ाने की कोशिश की तभी वो ब्लड प्रेशर कम नहीं आता. और बहुत बार ब्लड प्रेशर की जो गोलियों के डोजेस हम बढ़ाते हैं उसके कारण साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं. मरीज जब सो के खड़ा होता है तो उस समय चक्कर आना, चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं. तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, गाइडलाइंस और प्रैक्टिस में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करता हूं कि ओके 160 तक हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन 160 के ऊपर उसको नहीं जाने देंगे. इससे जुड़ता हुआ एक सवाल है, उसके पहले एक फ़ोन ले लें. हेलो. हाँ जी बोलिए. हाँ, मैं युवरेंद्र भगत बोल रहा हूँ नागपुर से जी. एक्चुअली मुझे 4-5 साल से प्रॉब्लम है. हल्का सा कभी कभी सीने में अचानक से हफ्ते में एक बार हो गया या मैं 15 दिन में एक बार हो गया, 2 सेकंड के लिए सीने में ऐसा ऊपर का हिस्सा, सीने का ऊपर साइड, हाँ, अचानक से ऐसा 2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि दर्द करता हूँ, अंदर साइड पुश करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. कभी मैंने 1-2 बार एक्सरे निकलवाया तो लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है.
ये देखिए, आप जो बता रहे हैं ये मस्कुलर पेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें ये प्रॉब्लम हार्ट से होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। इस प्रकार से सडन जो सेकंड्स में पेन आके निकल जाते हैं, पेन आते हैं और सडनली सेकंड्स में निकल जाते हैं, ये प्रॉब्लम हार्ट के होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। एक्चुअली क्या है सर कि मेरी मम्मी जी को हार्ट का प्रॉब्लम था और उनका हम ऑपरेशन नहीं कर पाए पैसे के प्रॉब्लम के कारण, तो डेथ हो गई उनकी। हाँ, बहुत बहुत छोटा था। आपका एज कितना है? मेरा अभी 30 रनिंग है और मेरी मम्मी जी की जब डेथ हुई तब मैं 7 साल का था। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि उनको जो प्रॉब्लम होगी ना, वो कुछ वॉल वगैरह की प्रॉब्लम होगी, ऐसा अंदाज आता है। हाँ, वॉल की प्रॉब्लम थी। तो आपको भी अपने मन का डर निकालने के लिए एक सिंपल टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी, ये आप करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम वॉल की है। वॉल की प्रॉब्लम में मरीज को चलते समय दम लगना, छाती में धड़धड़ होना, मेहनत का काम करते समय घबराहट, पसीना आना, दम लगना, इस प्रकार की तकलीफ होती है। आपकी तकलीफ उस प्रकार की नहीं है, तो आपको वॉल की प्रॉब्लम होगी ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अपने मन की खातरी के लिए आप इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट एक बार करवा सकते हैं। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, अंदाज से आपने कैसे बताया कि वॉल की प्रॉब्लम होगी? वॉल की एक्चुअल उनका जैसा अभी जो जिस समय इसके मदर के एज के बारे में बता रहे थे, वो कुछ 30 से 35 साल की उम्र होगी। तो 30 से 35 साल की उम्र में लेडीज को जो मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है वो वॉल की प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली 50 के बाद होती है, और बाय बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं वो बचपन में, पैदाइशी से लेके 10 साल 12 साल की उम्र तक वो डिटेक्ट होते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने उसे बताया कि ये वॉल की प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर साहब और एक फोन ले। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मैं गवार बात कर रहा हूँ नागपुर से। बोलिए बोलिए। मैडम, मैं एक सवाल पूछना था डॉक्टर साहब। बोलिए। ये अस्थमा पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हाँ, अस्थमा पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अंदर में 2-3 इश्यूज होते हैं। एक तो कभी कभी दोनों को डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हार्ट के कारण है या अस्थमा के कारण है, ये उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखा जिसको पिछले 5 साल से अस्थमा का ट्रीटमेंट चालू था, लेकिन एक्चुअल उसको वॉल में ब्लॉकेज थी, वॉल में रुकावट थी। तो एक सबसे पहला इशू ये है। दूसरा, अस्थमा के जो पेशेंट रहते हैं उनके राइट हार्ट पे प्रेशर आकर उनको पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है। उनका लंग्स में, जैसा अस्थमा के कारण लंग्स में चेंजेस आते हैं, उसके कारण पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ता है और उसके कारण कॉर पल्मोनल यानी हार्ट के राइट साइड में प्रेशर आके वीकनेस क्रिएट होती है। ये 2 प्रॉब्लम अस्थमा और हार्ट में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जी, ये कैसा पता होना चाहिए कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा करके? अभी जैसा हार्ट अस्थमा के जो रहते हैं, अटैक आते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं, बैठे बैठे चलते फिरते कभी भी आ सकते हैं। यदि कुछ जैसा कचरे में चले गए, धूल मिट्टी में चले गए तो अस्थमा, दम बढ़ जाता है तो वो अस्थमा होता है। यदि साथ में खांसी है तो अस्थमा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यदि वॉल की प्रॉब्लम है तो यूजुअली चलते समय या मेहनत करते समय दम लगेगा, बैठे बैठे या धूल मिट्टी से ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कभी आप गार्डन में चले गए और सडनली दम लगता है, और जिस समय दम लगता है उस समय इस प्रकार की यदि आवाज़ आती है तो ये अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जिस समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब चेक करता है तो स्टेथोस्कोप से देखते समय अस्थमा और हार्ट के प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करने की कुछ टेक्निक होती है, उसका उपयोग डॉक्टर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब और एक फोन लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार। ये है कि मेरी वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 2013 में। हाँ जी, 2013 में मेरी वाइफ का ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन हुआ था? हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी। हाँ, नहीं, किस उम्र क्या है वाइफ की? उस समय उम्र क्या थी? उस समय उनकी उम्र करीब 35 के आसपास। हाँ, तो क्या वॉल बदला था, क्या किया था? वाल भी चेंज किए थे और ओपन हार्ट सर्जरी किए। ओके, हाँ, अभी क्या परेशानी है? अभी परेशानी सर ये है कि अभी उनको जिससे दर्द होता है, हाँ, और बोलते हैं हरासमेंट पे आंखें नहीं खुलता है। हरासमेंट पे आंखें नहीं खुलता? हराश क्यों करते हो उनको? हरासमेंट मतलब थकावट। हाँ, थकावट, ठीक, फटीग होता है, ठीक है, मतलब सुस्ती जैसा आता है। सुस्ती। तो कहीं उनको जो दवाइयाँ चालू है उसके अंदर में लेसिक्स, डाइटोर्टाइड, इस प्रकार की कोई दवा है क्या? ये चेक कीजिएगा। हो सकता है कि उनका डोज ज़्यादा होने के कारण इस प्रकार से थकावट आ सकती है। तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके यदि उस प्रकार की कोई दवा होगी तो उसका डोज एडजस्ट करना जरूरी है। नहीं सर, डॉक्टर ने दवा भी सब बंद कर दी, अभी दवा कुछ चालू नहीं है। दवा चालू नहीं है? जी हाँ। एक भी दवा चालू नहीं है? नहीं, कोई भी दवा चालू नहीं। और वॉल रिप्लेसमेंट जो किया था उसमें वॉल कौन सा यूज किया था, मेटल या टिश्यू?
अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ। यदि मेटल वॉल यूज किया होगा तो पूरी दवा बंद नहीं की जा सकती है। यदि मेटल वॉल यूज किया होगा तो वारफेरिन या इस प्रकार की जो मेडिसिन है, वारफेरिन, एसिट्रॉम या इस प्रकार की कोई मेडिसिन लेनी मस्ट होती है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वॉल रिप्लेसमेंट जो किया था इसमें कौन सा वॉल यूज किया गया है। यदि मेटल वॉल यूज किया गया है तो मेडिसिन लेना मस्ट है। यदि टिश्यू वॉल यूज किया है तो फिर चल जाएगा। वो सर वो नस के थ्रू पैर से वो वॉल का चेंज किया, बलून किया था, फिर आपको वॉल रिप्लेस थोड़ी किया है, फिर बलून किया है। पहले बैलून हुआ, इसके बाद में हार्ट सर्जरी की उन्होंने। नहीं, फिर ना आपके जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार आप मिलके फिर से सलाह कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं उसके ऊपर से मुझे आपको कुछ भी बताना मुश्किल है, कुछ भी बताना मुश्किल है और गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करके उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान कीजिए। डॉक्टर साहब और एक फोन लें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, आपका सवाल कीजिए, नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है विजय देशमुख। हाँ, नागपुर से। बोलिए सर। 7 साल की एक नातिन है। तो उसे बाय बर्थ ये है, डिफेक्ट है। हाँ, बाय बर्थ वॉल में छेद है, ऐसा डॉक्टर लोगों ने बताया। वॉल में छेद है या पर्दे में छेद है? पर्दे में। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने बताया था ये आप चेक कर लीजिए। वो नागपुर में चेक किया था। 3 mm का था। अभी 2.5 वगैरह हो गया है छेद। छेद किस लेवल पे था? उसमें कुछ डायग्नोसिस आपको ख्याल है? ASD, VSD, PDA? ऐसा तो कुछ नहीं मालूम डॉक्टर साहब। देखिए, अभी इसके अंदर में डिफेक्ट किस लेवल पे था उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि 3 mm का ASD या VSD होगा तो हमको कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। और वेट करते हुए यदि कुछ धीरे धीरे ये बंद होने की पॉसिबिलिटी होती है। यदि PDA होगा तो उसे फिर बंद करना जरूरी है। यदि ASD या VSD है तो आप उसको उसके साथ उसका काम चला सकते हैं, लेकिन यदि PDA होगा तो बंद करना जरूरी है। 3 mm का ASD यदि है तो उसे डेफिनेटली कुछ करने की जरूरत नहीं है। VSD क्वेश्चन मार्क है, उसको ऑपरेट करना या नहीं करना। लेकिन अभी एक अच्छा नया टेक्निक 3 mm के VSD के लिए आया है जिसमें पैर से कैथेटर डाल के ही उसे बंद किया जा सकता है। लेकिन ये डिसीजन पेशेंट देखे बगैर लेना मुश्किल है। यदि PDA है तो उसे ऑपरेट करना जरूरी है। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब और एक फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कहिए। राम। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, BP शुगर मेरा नॉर्मल है। हाँ जी सर, लेकिन मेरी एज 70 है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं मिलिट्री रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं ये मन में डाउट है कि मैं डेली शाम को 2 पैक लेता हूँ, तो आगे जाके लॉन्ग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती क्या हार्ट में? देखिए, यदि आप 70 की एज पे हैं। हाँ सर। तो अभी अब और क्या प्रॉब्लम आएगी? आपने नेचुरल जो हिस्ट्री है, नेचुरल जो एज है वो तो क्रॉस कर लिया, अभी जो भी है वो बोनस है। यस सर। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के द्वारा ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि 2 पैग रोज लेने से एज बढ़ती है। नहीं, ये मैसेज मैं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से हार्ट के ऊपर या हार्ट की रक्तवाहिनियों के ऊपर अल्कोहल के थोड़े से बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। लेकिन यदि हम अल्कोहल को ओवरऑल देखेंगे तो अल्कोहल से लीवर डैमेज होता है, जो मांसपेशियां रहती है वो डैमेज होती हैं, हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होती है, ब्रेन पे दुष्प्रभाव आता है और ओवरऑल डिपेंडेंस क्रिएट होता है। जो हमारी फैमिली लाइफ रहती है वो अल्कोहल लेने वालों की फैमिली लाइफ के कंपैरिजन में अल्कोहल न लेने वालों की फैमिली लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है। तो इस कारणों से मैं किसी को ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि रोज़ 2 पैग लेना चालू कीजिए। लेकिन कुछ स्टडीज़ हैं जो इंडिकेट करती हैं कि लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल यदि रेगुलर लिया जाए तो हार्ट की रक्तवाहिनियों को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन कोई चीज़ पेट्रोल की ट्यूब को प्रोटेक्ट करे लेकिन इंजन को और पूरी बॉडी को डैमेज करे तो वो फ्यूल आप यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सर। इसके पहले जो सवाल किया था उसमें उन्होंने गलती से कह दिया था कि वॉल में छेद ऐसा कहा था। तो उसमें भी हो सकता है? वॉल में भी छेद हो सकता है, जैसा क्लेफ्ट माइट्रल वॉल बोलते हैं, जिसके अंदर में माइट्रल वॉल जो रहता है उसके अंदर में जो उसकी पंखुड़ियां जो रहती है वो एक दूसरे से चिपकती नहीं है, या पंखुड़ियों में छेद हो जाता है, जिसे क्लेफ्ट माइट्रल वॉल कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और
पर्दियों में छेद होने पे उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। पर्दी में भी जैसा मैंने बता रहा था कि ASD, VSD, PDA किस जगह पे छेद है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अलग है। जी डॉक्टर साहब और एक फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ नमस्कार। मैं अशोक टेहरे बोल रहा हूँ नागपुर से। हाँ जी। मुझे डॉक्टर साहब को पूछना था कि मेरी 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। हाँ हो गई है। हाँ। और अभी मैंने TMT किया, TMT निगेटिव है मेरी। हाँ। और मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कोई केलेशन थेरेपी है। हाँ, लेकिन अभी आपको कोई तकलीफ होती है क्या? तकलीफ तो नहीं है, और मुझे थोड़ी सी बहुत चलने पे, बहुत ज्यादा चलने पे थोड़ा सा दम लगता है। ऐसा कुछ ज्यादा रिमार्केबल नहीं है। रिमार्केबल, यदि बहुत ज्यादा चलने पे दम लगता है तो ये नॉर्मल है। आपको चिलेशन थेरेपी या इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन आपको दी गई होंगी जिसमें एस्पिरिन, एटोरवास्टैटिन का कोई कॉम्बिनेशन या सिंगल अलग अलग टैबलेट दी गई होगी, वो आपने चालू रहने देना चाहिए, वो बंद नहीं करना चाहिए। चिलेशन थेरेपी ले उससे कुछ उसके साइड इफेक्ट कुछ है क्या? चिलेशन थेरेपी में कभी कभी किडनी पे साइड इफेक्ट आने का डर होता है, लेकिन मैं उस रोग का तज्ञ नहीं, उस थेरेपी का तज्ञ नहीं हूं, तो मैं बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं। अच्छा, सजेस्ट किया मुझे कि जरूरत नहीं है। आप जो आपने जो बैकग्राउंड बताया उस बैकग्राउंड में जरूरत नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। सर ये थेरेपी क्या है एक्चुअली? मैडम मुझे ऑनेस्टली मुझे डिटेल नहीं मालूम है। डिटेल नहीं मालूम, और जिस चीज के डिटेल नहीं मालूम है उस चीज पे कमेंट ना ये हृदय पर ही होती है? पर हृदय के लिए की जाती है, बट बहुत इफेक्टिव एंड प्रूव्ड थेरेपी कारगर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मैंने पहले किया था, आपने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 160 यदि 70 के ऊपर यदि आयु हो तो चल जाता है, जैसा आपने कहा, पर कम से कम यदि 70 के नीचे हो जाए या फिर 65 के नीचे हो जाए तो वो तकलीफदायक है? नहीं, तकलीफदायक नहीं है। जैसा क्या होता है कि इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कहते हैं, जैसा आर्टरीज हार्ड होने लगती हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक कम होता है। जी। तो यदि इवन 50-60 तक भी यदि डायस्टोलिक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 60 के नीचे जाने लगे तो कहीं वॉल में लीकेज तो नहीं है, इसके लिए हमें चेक करना होता है। यदि लो ब्लड प्रेशर, जैसा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 है और डायस्टोलिक प्रेशर 50 है, इसका मतलब है कि एओर्टिक वॉल में लीकेज कहीं डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राफी की जांच करना आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, ज्यादा उम्र के बारे में मैंने आपसे पूछा, पर कम उम्र में यानी 25-30 में ही यदि BP लग जाए तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? 25-30 में जब भी यंग एज में ब्लड प्रेशर लगता है, सेकेंडरी कॉजेज यानी कोई बीमारी के कारण तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ है। ये हम लोग चेक करते हैं। जैसा एक बच्ची का फोन आया था, बच्ची के फादर का कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। यदि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा यानी हार्ट से निकलने वाली सबसे बड़ी नस जो एओर्टा है वो यदि दबने लगे तो अपर हाफ ऑफ बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लोअर हाफ का ब्लड प्रेशर कम रहता है। अच्छा। टाकायासु आर्थराइटिस महिलाओं में 40 साल के आसपास की महिलाओं में ये बीमारी होती है जिसमें एओर्टा में रुकावट डेवलप हो जाती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज डेवलप होना, किडनी में ट्यूमर होना, किडनी के ऊपर ट्यूमर होना, फियोक्रोमोसाइटोमा जिसे कहते हैं, इस प्रकार की बीमारियां हैं जिसके कारण ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। और इनका यदि हम ट्रीटमेंट कर दें तो ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, और बाद में मेंटेनेंस के लिए BP की मेडिसिन लेने की आवश्यकता या तो डोज कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाती है। तो इसके गोलियां ही ट्रीटमेंट होती हैं इसकी? BP के लिए अदरवाइज गोलियां हैं, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां जैसा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसे बलून से ओपन कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसे बलून से ओपन कर के वहाँ स्टेंट डाल सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा, ये ट्यूमर है जिसको ट्यूमर को निकाला जा सकता है। किडनी फेलियर, किडनी में ब्लॉकेज डेवलप होने से जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनका परमानेंट इलाज संभव है। सर आपने कहा कि ब्लड प्रेशर शरीर में ऊपर का और नीचे का, तो ये कैसे मापा जाएगा? ये ब्लड प्रेशर एपरेटस, BP एपरेटस या स्फिग्मोमेरोमीटर जो रहता है उससे मापते हैं। उसका ब्लड प्रेशर, कफ का जो प्रेशर है वो ऊपर तक लेके जाते हैं नॉर्मली, जैसा पल्स पाल्पेट करते हुए जिस समय पल्स डिसअपियर होता है उससे 30 से 40 मिलीमीटर ऊपर तक ले जाते हैं, और फिर आस्कल्टेट करके ये एंटीक्यूबाइटल फोसा यानी कोहनी का ऊपर का जो हिस्सा रहता है, यहाँ पर आस्कल्टेट करके जिस समय साउंड आना चालू होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जिस समय साउंड डिसअपियर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे जिस साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था, कोरोटकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने, उसके ऊपर से इसे कोरोटकॉफ साउंड्स कहा जाता है। तो जो अपीयर होने का पॉइंट है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डिसअपियर होने का जो पॉइंट है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर से ये नापा जाता है। डॉक्टर साहब एक फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ, मेरी बेटी है 7 साल की। हाँ? उसको हार्ट में होल है। हाँ? तो हमने ईयरली उसका 2D डॉपलर करवाते हैं। हाँ? 1 VSD हैज बीन ऑलमोस्ट शंटेड, ऐसा क्लोज हो गया है। हाँ? हाँ, और अभी एक है रिसेंट, इसमें लिखा है 3 to 3.5 mm पेरीमेम्ब्रेनस VSD विद TV टैग्स, ऐसा लिखा है। हाँ? नो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हाँ? अभी उसका लेटेस्ट रिपोर्ट है। हाँ? और नहीं, आपने बताया VSD क्लोज हुआ भी बता रही हैं, और आप बोल रहे हैं कि 3.5 mm का VSD भी है, तो पहला ASD तो नहीं बोलना चाह रही थी आप? ASD क्लोज है। ASD क्लोज हो गया, ओके। तो ये है, VSD में है अभी। VSD में तो अभी जैसा 3 to 5 mm VSD है, और यदि वो भी ट्राइकस्पिड वॉल मेम्ब्रेन से क्लोज हो रहा है, तो आप और 1-2 साल वेट करके देख सकती हैं वो क्लोज होता है क्या। यदि वो क्लोज हो जाता है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, और 1-2 साल वेट करने के बाद भी यदि वो क्लोज नहीं होता है 8 साल की उम्र तक भी, तो फिर ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन जब ये छोटे डिफेक्ट होते हैं 3.5 या उससे भी और छोटे हो जाएं, तो एक पैरामीटर होता है QPQS। QPQS कैलकुलेट करके यदि QPQS 1.6 के ऊपर है तो ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, QPQS 1.6 से नीचे है तो ऑपरेशन की सलाह नहीं दी जाती है। इस बच्चे का डेंटल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सा बार ये बच्चों को दांतों में इन्फेक्शन होने के कारण या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट को डैमेज करता है। तो ये बच्ची के दांतों का केयर आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा करना है, ये ध्यान रखना है। जी ठीक है, तो केयर करना है क्या? यानी जैसा खाना खाने के बाद में ब्रशिंग बराबर होनी चाहिए, रात को सोने के पहले कोई मीठी चीज़ नहीं खिलाना, सोने के पहले ब्रश करने की आदत डालना। कभी भी यदि दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाना। इस तरीके से आपको अपने रेगुलर डेंटिस्ट के रेगुलर चेकअप में रहना, और ज़रूरत रहने पे जैसा उसका इलाज का ज़रूरत है वो करवाना आपकी बच्ची के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी डॉक्टर साहब, और एक फ़ोन लें। हेलो हेलो। हाँ, अंगूर, संतरे, मौसम्बी बच्चों नाती पोतों के लिए घर नहीं लेकर जाना। इन्हीं फलों से बनी हुई 60 रुपए की दारू पीना। अच्छा, आप कौन बोल रही हैं? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ दारू पीने के लिए, मैंने तो दारू पीने के लिए मना किया है। हेलो, शायद इनका फोन कट गया शायद उस समय, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने शायद हमारा कन्वर्सेशन ना सुना हो। हाँ जी। दारू नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये हाँ। दारू पीना पर्सन के लिए, खुद के लिए, उसके परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। ये थोड़ी चिढ़ गई थी शायद, और इन्होंने सवाल नहीं किया और बोलने लगी। सर, एक डिवाइडिंग पॉइंट पे हम बात कर लें, ये कौन सा होता है, और उसके बाद हम सम अप करेंगे। जैसा आर्टरीज जो रहते हैं उसके ब्रांचेस होती हैं, जैसा ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसा आर्टरीज की भी ब्रांचेस होती हैं। और डिवाइडिंग पॉइंट पे यदि ब्लॉकेज है तो सपोज मेन आर्टरी को मैंने बलून से ओपन करके वहां पे स्टेंट डाला, तो वहां से कुछ प्लाक या कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो साइड ब्रांच में शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है, और मेन ब्रांच को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन साइड ब्रांच में तकलीफ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए जिस समय बड़ी साइड ब्रांचेस होती हैं उस समय उसे या तो हमें प्रोटेक्ट करना होता है या उसको एंजियोप्लास्टी ना करके बाईपास सर्जरी करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि दांत बराबर साफ करने चाहिए छोटे बच्चों के, तो क्या इनका संबंध होता है हृदय? हाँ, और बहुत बहुत गहरा संबंध है। जिनके भी हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम होती है या हार्ट के वॉल में छेद होती है, उनको अपना डेंटल हाइजीन, गम हाइजीन बहुत अच्छा रखना जरूरी है। यदि गम्स में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से बैक्टीरिया ब्लड में ट्रेवल करके हार्ट के वॉल तक पहुंच सकते हैं और हार्ट के वॉल को डैमेज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी हार्ट के वॉल की प्रॉब्लम है या बाय बर्थ डिफेक्ट है, उन्होंने अपने डेंटल हाइजीन का ख्याल नॉर्मल से बहुत अधिक रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी आज ऐसे ही रह गया, अगले कार्यक्रम में इस पर बात करेंगे। आज आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, आपको बताएं कि इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला गौरव सिंह और नंदकिशोर पोकरे का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विजय सिंह राजपूत। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।